दोस्तों संजीव कलेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। और ट्रेनिंग के बाद संजीव की जो पोस्टिंग एक बहुत ही अच्छे शहर में होने वाली है। और संजीव के साथ साथ एक लड़की भी ट्रेनिंग करती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा ने जिस दिन से संजीव को देखा था तो वो मन ही मन उससे प्यार करती है और मन ही मन उस पर मर मिटती है। और जैसे ही कलेक्टर की ट्रेनिंग पूरी होती है तो वो संजीव से अपने प्यार का इजहार कर देती है और प्यार का इजहार कर देती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप अपनी पत्नी से तलाक ले लीजिए और आप मुझसे शादी कर लीजिए। जो आपकी पत्नी कम पढ़ी लिखी है, क्या आप उसका जीवन भर बोझ उठाते फिरेंगे? आप भी कलेक्टर हम भी कलेक्टर, जो हमारा जीवन है खुशी खुशी व्यतीत होगा। संजीव नेहा की बात को सुनकर उसे कैंटीन में ले जाते हैं। वहां जाकर बैठते हैं। संजीव 2 कप चाय का ऑर्डर करते हैं और बैठकर चाय पीते हैं। और पीने के साथ साथ वो संजीव नेहा को अपनी कहानी सुनाते हैं। और कहानी शुरू होती है संजीव के शादी से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे वही रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरा हौसला ऐसे ही बना रहे, ताकि मेरा हौसला ऐसे बना रहे। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। चलो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है संजीव की शादी से। संजीव की शादी संजीव के पिता ने अपनी मनपसंद लड़की से की थी जिसका नाम निराली होता है। निराली ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन वो सभी सर्वगुण संपन्न थी। सभी गुण उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे और परिवार में सभी में वो अपना दबदबा बना के रखती थी। सभी का मन जीत लेती थी और सभी का जो काम होता था बहुत ही प्यार से करती थी। और जब संजीव की शादी हुई थी तो वो ग्रेजुएशन कर रहा था। और जैसे जैसे समय बीतता है संजीव की जो ग्रेजुएशन है वो पूरी हो जाती है। तो वो एक दिन वो सपना देखता है कि मुझे मतलब एक बहुत ही अच्छी नौकरी हासिल करनी है, ताकि जिससे हमारा जो जीवन है बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो। और इस सपने को वो निराली को भी बताते हैं। तो निराली भी संजीव को बहुत ही प्यार करती है और संजीव से कहती है कि इस आपके सपने को पूरा करने के लिए चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं आपका तहे दिल से आपका सहयोग दूंगी। और आपका सपना पूरा करने के लिए मैं तहे दिल से मतलब पूरी जी जान लगा दूंगी। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है एक दिन अचानक क्या होता है कि संजीव के जो पापा की अचानक से मौत हो जाती है। पापा की अचानक से मौत हो जाने से संजीव बिल्कुल ही टूट जाता है। और क्योंकि जो घर के जिम्मेवारी का जो पूरा लोड है वो संजीव पर आ गया था। वो क्योंकि संजीव जो है घर के बड़े बेटे हैं और एक छोटे बेटे हैं। परिवार में एक बहन भी है, माँ है और निराली और वो खुद भी हैं। दोस्तों एक दिन वो शाम को दोनों पति पत्नी बैठे होते हैं और इसी बात पे वो चर्चा कर रहे होते हैं। संजीव निराली से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मेरा सपना बीच में ही टूट कर रह जाएगा। निराली संजीव की बात को सुनकर थोड़ा सा दुखी होती है और वो फिर संजीव की हिम्मत बढ़ाती है, संजीव को हौसला देती है। और निराली संजीव का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि आप अपनी आपका जो सपना है जो उस पर फोकस रखिए और जो घर की जो जिम्मेवारी है उसको आप मुझ पर छोड़ दीजिए और घर की आप टेंशन नहीं लीजिए। आप खाली अपने जो आपका सपना है उस पर फोकस रखिए और दिन रात मेहनत करके आप अपनी पढ़ाई को करिए। तो संजीव निराली से कहते हैं कि आप परिवार की जिम्मेवारी कैसे उठा पाओगे। निराली कहती है कि मुझे सिलाई करना काफ़ी अच्छा आता है और जिससे मुझे मेरे मम्मी पापा ने दहेज में सिलाई मशीन भी दी है। तो पहले तो संजीव निराली को मना कर देते हैं कि यदि आप ऐसा करोगे तो जो आपका जो मतलब भरण पोषण है उसका जो करना मेरा अधिकार है। तो इस बात से मुझे आप इतनी मेहनत करोगे तो मुझे इस बात से मुझे बुरा लगेगा। तो फिर अगले दिन तो दोबारा से निराली फिर संजीव को कहती है कि आप परिवार की टेंशन ना ले, मैं सिलाई करके मैं अपने जो परिवार का जो भरण पोषण है मैं उसको कर लूँगी। आप अपनी जो
जो आपका सपना है आप उस पर फोकस रखिए। तो अगले दिन ही निराली अपने जो कपड़ों की सिलाई है वो करनी शुरू कर देती है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है, निराली का काम बढ़ता जाता है और आसपास के जो इलाके होते हैं उनमें सभी में निराली का जो काम है वो फैलने लगता है और चर्चा होने लगती है कि जो ये महिला है काफ़ी अच्छे कपड़े सिलती हैं। और जो बाहर के जो मतलब लोग बाग हैं, जैसे बड़े बड़े लोग भी निराली के पास कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं और निराली का काम काफ़ी बढ़ गया था। और जो संजीव हर का बाहर का जो हॉल था, बाहर का जो बड़ा कमरा था, उसको भी निराली अपना सिलाई सेंटर बना लेती है और काफ़ी अपने मन से अपने काम को भी अपने सिलाई सेंटर को भी देखती है और अपने जो उनकी सास हैं उनका भी मान सम्मान रखती है। और जो संजीव के जो भाई बहन हैं उनका लंच बनाती है, लंच पैकिंग करती है और उनको स्कूल के लिए, ताकि वो आगे स्कूल और कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। और जो संजीव की मम्मी होती हैं, संजीव की मम्मी घर के काम में निराली का हाथ बटाती है और निराली भी अपनी जो सास है उनकी खूब अच्छे से सेवा करती है। उधर संजीव भी अपना मतलब अपनी पढ़ाई में को काफ़ी अपने जो उसका उनका सपना है उस पर भी अपना का फोकस रखते हैं। लेकिन एक दिन वो बैठे बैठे ऐसे सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी मतलब काफ़ी मेहनत करती है और मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, क्यों ना मैं बड़ी जॉब ढूंढने से पहले कोई छोटी जॉब ढूंढ लूँ और जब तक मेरे घर की जो हालात है वो भी ठीक हो जाएगी और उसके मतलब छोटी जॉब करते करते तो मैं अपना बड़ी जॉब की तैयारी कर सकूँगा। तो वो जैसे ही समाज सेवा का एक कोई फॉर्म निकला था और जैसे वो उसका फार्म को लेकर निराली के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मतलब यदि मैं इस फार्म को भर दूंगा तो इसमें मैं आराम से पास हो जाऊंगा और इससे मुझे सरकारी जॉब मिल जाएगी और जब तक मतलब मैं इसको छोटी जॉब को कर लूँगा और फिर छोटी जॉब करते करते बड़ी जॉब की मैं तैयारी कर लूँगा। तो निराली ज़्यादा पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, तो निराली कहती है कि आपको कौन सी जॉब मतलब जो आपको अपना सपना पूरा करना है वो क्या है और ये क्या है, मतलब आप मुझे समझाइए। तब संजीव जो होते हैं निराली से कहते हैं कि मुझे वो जो मेरा जो सपना है वो यूपीएससी का जो टेस्ट है वो क्लियर करना है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं है, ये छोटी जॉब है। तो इस छोटी जॉब की बात सुनकर निराली एक बार तो थोड़ा सा उसको बुरा लगता है, लेकिन गुस्सा भी करती है। कहती है आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए और आप घर परिवार की टेंशन ना लीजिए और अपनी जो आपकी जो इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, जिसमें आपको आप पर फोकस करना है, आप उसकी तैयारी करिए, आप यूपीएससी की तैयारी करिए, आप इसे छोड़ दीजिए। तो वो निराली की बात को मान लेते हैं और उसको वहीं छोड़ देते हैं और अपना रात दिन मेहनत करते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और उधर निराली जैसे ही वो रात दिन उसके पति निराली के जो पति हैं वो जो अपने सपने पर फोकस करे हुए हैं वो रात दिन की पढ़ाई करते हैं और निराली रात को जो केवल 5 ही घंटे वो आराम कर पाती है। जब रात में उनके पति पढ़ते हैं उनको चाय बना कर देती है और रात में भी वो अपने सिलाई का काम करती है और जब उसको कई बार तो जब नींद आ जाती है तो वो अपना मत्था टेक कर मशीन पर ही सो जाती है। लेकिन वो अपने जो परिवार की जिम्मेवारी है उसको तहे दिल से निभाती है और अपने पति के जो सामने है एकदम वो इतनी हिम्मत से खड़ी हुई होती है कि मतलब उनका जो सहारा बन के खड़ी हुई होती है और वो अपने पति की हिम्मत भी बनती है और अपने पति को भी हिम्मत देती है और चलती रहती है। जैसे जैसे समय बीतता है और 2 साल के बाद जो उनकी जो संजीव की जो है मेहनत रंग लाती है और उसका यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हो जाता है। दोस्तों जैसे ही इस बात का निराली को पता चलता है कि उनका जो यूपीएससी का टेस्ट है, उनकी मेहनत जो रंग लाई है, यूपीएससी का टेस्ट वो क्लियर कर लेते हैं और जैसे ही निराली को इस बात की खबर लगती है तो वो आस पड़ोस के मोहल्ले में और बाहर मतलब उछल कूद और नाचना ऐसे मतलब करती फिरती है, तो वो अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है।
लेकिन संदीप को इस बात का बुरा लगता है, संजीव को इस बात का बुरा लगता है। संजीव उसको मना करता है कि आप दिन भर इतनी मेहनत करती हैं तो आप थक जाएंगी, आप बीमार पड़ जाएंगी, आप ऐसा ना करिए। लेकिन फिर जो जिसका डर था वही हुआ। और शाम को वो क्या करते हैं, जब संजीव बाहर से आते हैं तो निराली खाट पे लेटी हुई होती हैं और वो बुखार से एकदम मतलब बिल्कुल ही उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी और वो बुखार के कारण करहा रही थी। संजीव आके अपनी पत्नी निराली से गुस्सा करते हैं कि जब मैं बोल रहा था आपसे कि मतलब जिसका डर था वही हुआ और आप उछल कूद कर रही थी। तब निराली अपने पति से कहती है कि मतलब आपकी इतनी बड़ी मनोकामना, आपकी इच्छा इतनी बड़ी पूरी हुई तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। और जब भी भगवान हमें खुशी देता है, अब आगे पता नहीं देगा या नहीं देगा, जब भी भगवान हमें खुशी देता है तो हमें सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, चाहे वो खुशी बड़ी है या छोटी है। संजीव को अपनी पत्नी की बात समझ आ जाती है और वो अपनी पत्नी की बात समझ आ जाती है और वो अगली सुबह संजीव अपनी ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं और निराली से कहते हैं कि ऐसा करो तुम भी हमारे साथ चलो, हमारे साथ वहीं चल के रहना। तब निराली अपने पति से कहती है कि जब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, आप अपनी ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर लेते और अपने आपका जो सपना है उसे ज्वाइन अच्छी तरह से नहीं कर लेते, तब तक मैं आपके साथ आपके परिवार की जिम्मेवारी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद मुझे मतलब आपके साथ विदेश में हवाई सफ़र भी करना है। और ये निराली की इच्छा थी। जब निराली शादी करके उनके घर आई थी तब उन्होंने कहा था कि मुझे आपके साथ एक बार हवाई सफ़र करना है और फिर मुझे आपके साथ हवाई सफ़र भी करना है। तो वो कहते हैं, वो इतना कहते संजीव अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं और संजीव की ट्रेनिंग भी हो जाती है। और ट्रेनिंग होने के साथ साथ उसको संजीव को जो ऑफिस का जो चार्ज है वो संभालने के लिए दे दिया जाता है। और जैसे ही संजीव को मौका मिलता है वो निराली को कॉल करते हैं कि मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और मुझे ऑफिस चार्ज संभालने के लिए ऑफिस में भेजा जा रहा है। तो वो बड़ी खुश होती, ये अपने पति की बात सुनकर बड़ी खुश होती है। जैसे ही संजीव अपने निराली को कॉल करके और अपने ऑफिस के लिए अपने चार्ज संभालने के लिए चल देता है तो अचानक से संजीव की माँ का कॉल आता है। जैसे ही वो अपने ऑफिस में चार्ज संभालने के लिए जाता है तो संजीव की माँ का कॉल आता है। तो कॉल पे कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसे सुनते ही संजीव के जो आंखों में आंसू आने लगते हैं और जो फ़ोन सुनने के बाद जो उनके संजीव के पैरों तले की जो ज़मीन है वो खिसक जाती है और वो अपना होश हवास खो बैठता है। संजीव की मां ने संजीव से कहा कि अचानक से निराली की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई है और जैसे ही हम रास्ते में उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो निराली ने दम तोड़ दिया है। तो वो जैसे ही तत्काल में बिना चार्ज संभाले ही वो तत्काल अपने घर आता है और आकर घर देखता है तो उसे रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल होता है। और वो फिर अपनी पत्नी का दाह संस्कार करता है और दाह संस्कार करने के बाद वो मन ही मन जो उनके जो बीते हुए समय की जो वो बातें हैं उनको अपने मन ही मन दोहराता है और अपनी पत्नी की अस्थियों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर आ जाता है और वो दिल्ली से और आगरा तक के फ्लाइट में बैठ जाता है और सफ़र अपना तय करने लगता है। और जैसे ही वो हवाई अड्डे में और जैसे ही वो एरोप्लेन में बैठता है अपनी पत्नी के साथ वो हवाई सफ़र करता है और वो मन ही मन रोता है और मन ही मन जो पिछली जो बीती जैसे ही वो तत्काल अपनी माँ का फ़ोन सुनता है और वो तत्काल ही अपने ऑफिस से चल देता है और घर आकर देखता है तो वो उसका रो रो कर बुरा हाल है और वो अपनी पत्नी का दाह संस्कार करता है
और कुछ समय के बाद जैसे ही अपना मतलब शौक मनाने के बाद वो अपनी पत्नियों की अस्थियों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचता है और वो पिछली जो अपना उनका जो पीछे बीते हुए समय की वो बातें याद करता है और मन ही मन रोता है। और वो दिल्ली से आगरा तक की फ्लाइट में बैठ जाता है और वो अपनी जो पत्नी की अस्थियों के साथ सफ़र करता है और जो निराली की जो बातें हुआ करती थी, निराली जो बातें कहा करती थी, उनको याद करते हुए रोता है और मन ही मन सोचता है कि जब आज मैं अपनी पत्नी की अस्थियों के साथ हवाई सफ़र कर रहा हूँ और जब हवाई सफ़र करने का समय था तो उनके पास समय नहीं था और आज समय भी है, आज समय भी है, पैसे भी हैं, लेकिन मेरे साथ सफ़र करने वाले नहीं हैं। वो काफ़ी दुखी होता है और सफ़र जब उसका पूरा हो जाता है और अपनी जो पत्नी की अस्थियां थी वो गंगा में विसर्जित कर देता है। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है उसके जो भाई बहन हैं वो भी अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं, पढ़ लिख कर वो अपनी सरकारी नौकरी पर को हासिल कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। और आज संजीव अकेले पड़ जाते हैं, अकेले रह जाते हैं और वो मन ही मन पिछले जो समय की बातें होती हैं उन्हें सोचते हुए काफ़ी वो दुखी होते हैं और ऑफिस में बैठे अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हैं और निराली की जो बातें होती हैं उन्हीं को मन ही मन दोहराते हैं और सोचते हैं यदि काश हमारा अपना कोई बच्चा भी होता, मैं अपने बच्चे में अपनी जो निराली की छवि है उनको अपने बच्चे में देखा करता। और वो अकेला अपना इन्हीं बीते हुए जो समय की बातें हैं उनको दोहराता है और अकेला दुखी मन से अपना जो ड्यूटी है, जो उसका सपना था, तो वो खाली सपना ही रह गया है, बाकी जो उसको एंजॉय करने वाली है वो साथ में नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का जो सुनाने का उद्देश्य हमारा है, किसी को परेशान करना नहीं है और हमारा जो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य बस इतना है ताकि जो ये अच्छी अच्छी बातें हैं, जो ये अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनमें से कुछ आप छांट कर अपने जीवन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, औरों को भी शेयर कर सकते हैं और आप इन पे अमल कर सकते हैं। और यदि कोई हमसे गलती हो जाती है तो हमें माफ़ कर देना और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप हमारी जो कहानी है, स्टोरी है, आपको कैसी लगी। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मतलब पहले मैं ब्लॉग बनाती थी, लेकिन मेरी इच्छा थी जो मैंने मतलब एक जो सर हैं वो सच्ची घटना मतलब की वीडियो बनाते हैं, तो मुझे है कि देखो धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस हो पाएगी, क्यों मेरी 2-4 ही वीडियो ऐसी आई हैं, लेकिन मैं मानती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो 1-2 ही वीडियो मेरी बनी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ और आप सब से मैं अपने लिए सपोर्ट भी मांगती हूँ, तहे दिल से मेरे सपोर्ट भी आप कीजिए और ऐसे मैं आगे ताकि और कोशिश करूँ और मैं तो मतलब कहानी सुनाने की, याद करने की या फिर वीडियो बनाने की और अच्छी प्रैक्टिस करूं। अभी मेरी 2-4 ही ये वीडियो हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि आप मतलब अच्छी कोशिश करूंगी बनाने की और आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरी सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कहीं गलती है तो कमेंट करके भी बताइए, ऐसी बात नहीं है। तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर कहाँ कमी है, तभी तो बात का पता चलेगा, नहीं मुझे क्या पता चलेगा बात का कहाँ मेरे अंदर कमी है कहाँ नहीं है। तो आप मेरी कमी भी बता सकते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। इसलिए तो मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप मेरी कमी निकाल सकें और मुझे बता सकें तो कि आप मतलब आपकी कमी यहाँ है, इस तरीके से बोलना है या ऐसे नहीं बोलना है, वो भी मुझे बता सकते हैं आप। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी कमी को भी बताएंगे और वीडियो को अच्छा और बुरा भी बताएंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर आती हूँ दूसरी वीडियो के साथ, दूसरी कहानी के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, बाय, बेस्ट ऑफ लक।